हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा सेशन नंबर 4 का वीडियो हम लेकर आए हैं, जो कि बिजनेस एनालिसिस की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अब तक काफी सारे छोटे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ ही कई सारे फॉर्मूलाज भी हमने देख लिए हैं। वीलुकअप, एचलुकअप, ट्रांसपोज हमने देखा, कॉन्केटनेट देखा, इफ एंड देखा, और छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हमारे सम, एवरेज, प्रोडक्ट वाले थे और डेट, टाइम, टुडे, नाउ वाले थे, ये भी सारी हमने चीज देख ली हैं। साथ ही साथ हमने चार्ट्स कैसे इंसर्ट करना है, टेबल कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से हमें टेबल को और एक्सेल में किस तरह ग्रिड लाइंस को इंसर्ट करना है, वो सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। और अब हम लेकर आए हैं कुछ थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स एक्सेल के, जिसके अंदर की हम कुछ और एनालिसिस वाले टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा 4th सेशन बिजनेस एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स का। बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि छोटा सा ही वीडियो अगर आपने स्किप किया तो फीचर को किस तरह से अप्लाई किया या कौन सा फीचर हम लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, ये चीज आप स्किप कर देंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे वो आज हम इसमें देखते हैं। तो ये सेशन है जिसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट डिफरेंसेस इन डेटा। किस तरीके से जो अब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद में हमको उसमें पता लगाना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या क्या जरूरी चीजें हैं, तो वो हमें कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है। जो कि अगला पॉइंट आपको दिख रहा है, परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस हम इसमें चेक करेंगे लोडिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, किस तरीके से अलग अलग सोर्सेस से हम अपने एक्सेल के अंदर डेटा को लेकर आए। ट्रांसफर डेटा फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज। अब जैसे कि आपने जो एक्सेल में एमआईएस बना लिया है, एमआईएस बनाने के बाद में आपका जो मेन वर्क रहता है वो है प्रेजेंटेशन पर्पज। प्रेजेंटेशन में हमें अपना वो जो एमआईएस वाला डेटा है उसे ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। एंड प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, यानी कि ये सबसे जरूरी चीज है। आप जब भी अपना कोई एमआईएस बनाते हैं, जब भी अपना कोई डेटा बनाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप एक्सेल पे वर्क करना या किसी भी तरह से वर्क करना बंद करते हैं, तब आपको वहां पर लॉकिंग करनी होती है, प्रोटेक्ट करना होता है अपनी जरूरी चीजों को। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो हमारा जो यहां पर फीचर रहेगा वो होगा प्रोटेक्शन अप्लाई करना है शीट पर, वर्कबुक पर एंड डेटा रेंज है उस पर। तो आज शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट डिफरेंसेस इन डेटा। तो पहला जो हमारा इसमें स्लाइड है, प्रोजेक्टिंग डिफरेंसेस इन डेटा, इसका मतलब क्या हुआ। ऑपरेशनल मैनेजर, एक एग्जांपल लिया है हमने ये। ऑपरेशनल मैनेजर वांट्स टू रिड्यूस अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है? एक ऑपरेशनल मैनेजर है, उसके ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको प्रॉपर इनटेक एंड प्रॉपर डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स रखनी है, स्टॉक रखना है। अब इनके पास क्या है, कुछ अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे आपने बिग बाजार में, विशाल मेगा मार्ट में, इन सब जगह पर आपने देखा होगा कि स्टॉक क्लियरेंस सेल निकालते हैं वो। तो ये ऑपरेशनल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कैसे भी करके जो पुराना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हमें डिस्पैच करना है, आउट करना है, सेल आउट करना है। तो उसके लिए वो क्या क्या चीजें कर सकता है। आस्क्ड द प्रोडक्शन मैनेजर टू क्रिएट मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। ऑपरेशनल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा है कि अपने पास आपके पास जो मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो मुझे चाहिए। तो आपसे कहा गया क्रिएट करिए उस चीज को। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई सम मेथड टू विजुअलाइज द फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वेंट्री डेटा। इन्वेंट्री डेटा यानी कि कितना मेरा परचेज हो रहा है रॉ मटेरियल, कितना मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, कितना मैं सेल कर पा रहा हूं, इस चीज को विजुअलाइज करना है। जो हमारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं प्रोडक्ट के, उसको हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है। और थर्ड पॉइंट इसमें बताया हुआ है, आस्क्ड हिम टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मूवमेंट एंड ट्रेंड इन डेटा। तो जैसा कि आप इन 3 पॉइंट से समझ चुके होंगे कि हमारे ऑपरेशनल मैनेजर जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट वो अगले साल के लिए कुछ प्लानिंग्स कर पाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा है, 3 काम दिए। पहला चीज है, पहले तो आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है मंथली वाली। दूसरा, आपको जो ट्रेंड्स हैं, जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इन्वेंट्री के डेटा में, बढ़ना घटना, आना जाना, परचेज एंड सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका कंज्यूम हो रहा है, वो सब चीजें विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने एक मेथड बनाने के लिए उनको कहा है।
और तीसरा पॉइंट जो है उस मूवमेंट को और उस डेटा के ट्रेंड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक्सेल ने हमको कुछ फीचर्स दिए हैं। उसके पहले हम यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक पैरामीटर along with its data figures is represented using the sparkline feature of Excel. एक्सेल ने चार्टिंग डेटा में फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक फीचर दिया है जिसको नाम दिया गया स्पार्क लाइन फीचर। स्पार्क लाइन ऐसे होता क्या है, इसमें चार्टिंग वर्ड यूज क्यों किया गया, ये भी एक तरीके का छोटे फॉर्म में चार्ट है जो हमको वैल्यूज के फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, बट बहुत ही छोटे लेवल पर। जो अभी हमने लास्ट स्लाइड या लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा, लास्ट सेशन में हमने देखा कि जो हमारे डेटा को लेकर चार्ट्स हमने इंसर्ट किया था वो तो हमें प्रॉपर वे दिखाई रहा था, प्रॉपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूं ग्राफिकली। बट जो रेगुलर मूवमेंट्स होते हैं, मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा है मंथली रिपोर्ट आपको बनानी है, तो मंथली में आप क्या कर सकते हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, इन 4 हफ्तों में जो जो आपका प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है, टोटल सेल आपकी जो फ्लक्चुएट हुई है वो आप शो करा सकते हो। या फिर पूरे महीने की रिपोर्ट अगर आपको दिखानी तो हर महीने की, एवरी मंथ एवरी डे, हर दिन के हिसाब से आप उसमें क्या दिखा सकते हैं, फ्लक्चुएशन दिखा सकते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में भी होता है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आपका वेदर टेम्परेचर जो होता है वो भी आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसमें इन्होंने क्या यूज किया है, स्पार्क लाइन फीचर। तो पढ़ते हैं स्पार्क लाइन के बारे में। स्पार्क लाइन इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यूज। जो भी वैल्यूज में पर मिनट या पर डे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसको अलाउ करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज रिप्लेस्ड इन अ सेल इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। एक सेल के अंदर भी मैं इस ग्राफ को डाल सकता हूं, ठीक है, एक इमेज की तरह से, ठीक है, विच कैन नॉट बी एडिटेड, जो एडिट नहीं की जा सकती बट कैन बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा चेंज। Next is used only to have a quick look at a variation of data in a worksheet. हम क्या कर सकते हैं, जो वर्कशीट में जो डेटा दिया हुआ है उसमें जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, यानी वेरिएशंस जो हो रहे हैं, उन वेरिएशंस को हम एक जल्दी से, जो एक कहते हैं ना, एक नजर डालना, तो एक नजर डालते ही हमें वो चीज समझ में आ जाती है। तो वो चीज हमें चाहिए जो कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में या टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं हो पाती, इसलिए हम ग्राफ डालते हैं जैसे कि एक नजर में हमें वो चीज समझ में आ जाए कि ये डेटा हमें क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट इज, अब ये है फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 प्रोडक्ट हैं जिसमें हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फिगर्स चढ़ाए हुए हैं। और ये फिगर्स हमें क्या दिखा रहे हैं, फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। एक प्रोडक्शन कंपनी है, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन करती है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हर महीने, जो चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन में वो शो कर रहा है। अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग स्पार्कलाइन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मुझे 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर आप कह सकते हो रेफ्रिजरेटर के अलग अलग टाइप्स होंगे, और हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ था, जिसको कनेक्ट करके इन्होंने यहाँ पर स्पार्क लाइन्स बना दी। अब स्पार्क लाइन जो है, जिस पर्टिकुलर आपके पास कोई डेटा अगर है जो आप स्पार्क लाइन डाल सकते हो, तो आप स्पार्क लाइन फीचर इंसर्ट में से आप डाल सकते हैं। और अदरवाइज आई बटन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर जाके भी आप हमारे स्पार्क लाइन के बेस पर जो हमने वीडियो बना रखा है, अपलोड किया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो 4 प्रोडक्ट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है स्पार्क लाइन। द ग्राफ ऑफ स्पार्क लाइन इज डायनामिकली कनेक्टेड ऑन द वैल्यूज अपॉन विच इट इज क्रिएटेड एंड इन चेंज इन द वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इंस्टेंटली इन द स्पार्क लाइन। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं पर्टिकुलरली जो आपने डेटा लिया हुआ है उसी बेस पर आपकी स्पार्क लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंज करोगे तो वो इंस्टेंटली स्पार्क लाइन में चेंज कर देगा। यही चीज हमने किसमें देखी थी, चार्ट्स के अंदर। चार्ट भी एक डेटा रेंज को लेकर बनाया जाता है, डेटा रेंज के अंदर हम कोई चेंज करेंगे तो इंस्टेंट इफेक्ट चार्ट ले लेता है। वही चीज हमारी स्पार्क लाइन में होती है। छोटे रूप में अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है अपने डेटा के अंदर, छोटा सा डेटा है, छोटी सी हमें रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, तो आप स्पार्क लाइन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चार्टिंग डेटा ट्रेंड। अब है डेटा में ट्रेंड ढूंढना, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। लेट्स सी। An organization always wants to be updated with the latest change in the market. Obviously,
मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मुझे मार्केट में ट्रेंड पता करना पड़ेगा किस चीज का है, उसी हिसाब से मुझे अपने फर्दर वर्किंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। द लेटेस्ट चेंज विच इज करंटली इन डिमांड एंड इज हैपनिंग इन द मार्केट इज नोन एज द ट्रेंड। जो भी लेटेस्ट चेंज, सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चेंज होता है वो होता है फैशन में। तो यहां बता रखा है द लेटेस्ट चेंज विच इज करंटली इन डिमांड, जो भी मार्केट में डिमांड हो, कस्टमर डिमांड करेगा, जो भी मार्केट में हो रहा है उसे कहते हैं ट्रेंड। थर्ड पॉइंट इज एक्सेल प्रोवाइड्स द ट्रेंड लाइन फीचर टू हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। आपका पर्टिकुलर बिजनेस किस दिशा में जा रहा है ये आपको ट्रेंड लाइन बताती है, ठीक है। A trend is used to graphically represent the trends in data। अब ग्राफिकली की बात आ गई जहां पर, वहीं पे क्या हो जाएगा, मैं जब भी चार्ट डालूंगा, कोई सा भी चार्ट हो, चाहे स्कैटर चार्ट हो, चाहे लाइन चार्ट हो, चाहे आपका बार चार्ट हो, चाहे आपका कॉलम चार्ट हो, कोई सा भी चार्ट हो, आप उसके अंदर ट्रेंड लाइन इंसर्ट करेंगे। विदाउट एनी चार्ट ट्रेंड लाइन कैन नॉट बी इंसर्टेड। ओके, एक्सेल प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। पहला होता है लीनियर ट्रेंड लाइन, रिप्रेजेंट अ स्टेडी ग्रोथ और स्टेडी फॉल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर विच द डेटा इज प्लॉटेड ऑन द चार्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर मुझे देखना है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक का मेरा क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मेरे को इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको लीनियर ट्रेंड लाइन बताती है, जो कि स्ट्रेट होती है बिल्कुल। और एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट द राइज और फॉल इन द डेटा एट अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रेट। यानी कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रेट का मतलब है जैसे जैसे बदलाव आएंगे वैसे वैसे ये लाइन आपको उसका उतार चढ़ाव, या फिर सेल ज्यादा हो रही है या कम हो रही, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो आपको इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से दिखाता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से आपको वो दिखाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ एनालिसिस। तो यहां पर हमारा खत्म होता है पहला ऑब्जेक्टिव और अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो कि है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या है, क्या हो अगर। क्या हो अगर का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, एक एग्जांपल यहां पे लिया है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वांट्स टू प्रोजेक्ट सेल्स ऑफ नेक्स्ट 3 क्वार्टर इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 30%। अगर मैं आज अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, उसको 30% से इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर प्रोजेक्टेड सेल्स क्या होगी। कैसे पता लगाएंगे, रिपोर्ट शुड कंटेन, उस रिपोर्ट के अंदर आपकी 3 चीजें इन्होंने कहा है होनी चाहिए। एक है आपका क्वांटिटी, देन सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। ठीक, तो क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट से पता लग जाता है मुझे कि क्या प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस से अगर मेरे को चाहिए तो पहली चीज तो आपको मिलेगा केवल रेवेन्यू, और रेवेन्यू से अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो यू शुड हैव द एक्सपेंसेस ऑल्सो, कि पर्टिकुलर जो भी आप क्वांटिटी सेल कर रहे हो उस दौरान आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, तभी प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। तो आपके पास रेवेन्यू तो आ जाएगा क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस से, बट यू शुड ऑल्सो हैव द एक्सपेंसेस। इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने डीम किया होगा कि आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है और जितना भी आपका रेवेन्यू हो रहा है वही रेवेन्यू आपका बन जाएगा प्रॉफिट। तो पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द सेल्स वैल्यू, ये वो चीजें हैं जो आपके सेल की वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। क्वांटिटी ज्यादा बेच दिया आपने तो अफेक्ट करेगी, क्वांटिटी कम बेची तो अफेक्ट करेगी, सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया तो आपकी सेल वैल्यू बढ़ जाएगी, और सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो आपकी सेल वैल्यू घट जाएगी, यानी कि अफेक्ट हो रही है सेल वैल्यू। व्हाट इफ एनालिसिस एक्चुअली है, फीचर क्या है, अलाउज यू टू क्रिएट डायनामिक फॉर्मुलाज एंड फंक्शन। सबसे पहली चीज है डायनामिक फॉर्मुला और फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी, फर्दर बताएंगे क्या क्या चीजें हैं वो। इंस्टेंटली कैलकुलेट्स द आउटपुट व्हेन द वैल्यूज इन द सेल्स आर चेंज्ड। जैसे ही मैं किसी सेल में वैल्यू चेंज करूंगा, इंस्टेंटली वो आउटपुट कैलकुलेट कर देता है मेरे लिए। ठीक, enables you to explore the possibilities in the result set by providing a variety of values into the same equation। एक ही इक्वेशन के अंदर वैरायटी ऑफ वैल्यूज, इनकी अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यूज को डिफर करके भी मैं अपना आउटपुट यानी नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं, पॉसिबिलिटीज निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक सेल्स मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई जो कि अलग अलग सिटीज में या अलग अलग रीजन्स में अपनी सेल एक्टिविटीज करते हैं। अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा चुके हैं, और अब मैंने उनको सेकंड क्वार्टर की प्रिपरेशन के लिए सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, यानी कि मैंने जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में मैंने उनको बुला लिया है मीटिंग में। अब मैंने उनसे क्या कहा है, आप अपने अपने जोन्स की कमियां बताइए जिसको कि मैं ओवरकम कर पाऊं, आपकी हेल्प कर पाऊं ओवरकम करने में,
तो हमने उनसे क्या किया, अपने अपने आइडियाज दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग एरिया के जो सेल्स मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां बताई कि सर पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं अपने रीजन में बेच रहा हूं उसके कस्टमर्स हैं कम, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आप दूसरे रीजन में बिकवा रहे हो वो प्रोडक्ट की डिमांड है मेरे पास ज्यादा, इस वजह से मेरी सेल्स हमेशा कम रह जाती है। इसी तरीके की कमियां बताई दूसरे सेल्स मैनेजर ने, कुछ इसी तरीके की कमियां बताई तीसरे सेल्स मैनेजर ने। तो हमने क्या किया, उनसे बताया कि अपनी अपनी क्वांटिटीज को आप अपने अपने रीजन में बेचिए, जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि आप बेच सकते हैं वो आप बेचिए, ठीक। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक सिनेरियो बनवा लिया कि आप पर्टिकुलर आने वाले 3 महीने में यानी कि आने वाले सेकंड क्वार्टर में आप क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा में। इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने वैल्यूज बता दिया। अब उन वैल्यूज को हमने माना कि ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं और इस पर्टिकुलर एस्टिमेट के हिसाब से मेरा नेट प्रॉफिट अगले 3 महीने में क्या हो सकता है। तो दिस हेल्प्स व्हाट इफ एनालिसिस। हम कैसे पता लगाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस की हेल्प से हम इस काम को कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं। एक क्वार्टर के बाद में दूसरे क्वार्टर में हम अपना जो सेल्स फिगर है वो इंप्रूव कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने हमारे पास आ गए हैं वो दोनों ऑप्शन जिनकी हेल्प से हम फ्यूचर एस्टिमेट लगा सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि किस किस तरीके की एक्टिविटीज हम करें जिससे कि हमारा जो पर्टिकुलर टाइम निकल गया है उसकी हेल्प से हम आने वाले समय में अपनी जो सेल्स है उसको इंप्रूव कर पाए। तो पहला ऑप्शन है हमारा गोल सीक और दूसरा है सिनेरियो मैनेजर। गोल सीक इज जस्ट फॉर एक एस्टिमेट लगाते हैं कि आपके पास पर्टिकुलर सेल है, पर्टिकुलर रेवेन्यू है, पर्टिकुलर एक्सपेंस है। अब मैं चाहता हूं पर्टिकुलर कोई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो मेरा मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरा पहले अप्रैल मंथ में, अब मैं चाहता हूं मई मंथ में उससे मेरा प्रॉफिट बढ़कर 2.5 लाख हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो सब चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेंगी। तो आप इस केस में यूज करेंगे गोल सीक। और जो दूसरा ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेकर उनकी वैल्यूज को, एस्टिमेटेड वैल्यूज को लेकर अपना फ्यूचर प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने सेल्स मैनेजर्स को, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को गाइड कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में मूव ऑन करना है। दोनों ही टॉपिक्स को लेकर जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमारा प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो हमारा पड़ा हुआ है। आई बटन में लिंक पे आप जाएंगे तो वहां से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को आप देखें तो प्रैक्टिकली हमें सिनेरियो मैनेजर किस टाइप के डेटा में किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको मिल जाएगा। प्लस ऐसे ही गोल सीक के ऊपर भी वीडियो हमने डाल रखा है, वो भी आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं और प्रैक्टिकली किस तरह से ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी वो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग सिनेरियो मैनेजर। कैसे यूज करना है, एक छोटा सा और ऑप्शन उन्होंने लिया। फाइनेंस मैनेजर वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट दैट फोकसेस ऑन द वे टू जनरेट मोर रेवेन्यू। एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जो आज रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है उससे ज्यादा रेवेन्यू में जनरेट कर पाऊं, ऐसे तरीकों पे वो फोकस करना चाहते हैं। द रिपोर्ट शुड शो द बेस्ट सिचुएशन दैट विल जनरेट द मैक्सिमम रेवेन्यू। और वो रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि मुझे बेस्ट सिचुएशन बताए। जैसे 3 सेल्समैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तीनों सेल्समैन में से जिसका बेस्ट आपको लगेगा वो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए मैं यूज करूंगा। तो यहां पर आप सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप गोल सी का यूज कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। सिनेरियो मैनेजर आखिर है क्या? अ सिनेरियो इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सिनेरियो क्या है? इसके अंदर वैल्यूज का कलेक्शन है, यानी कि आपने जो क्वांटिटी बेची उसका सेलिंग प्राइस क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या आएगा, उसके हिसाब से आप यहां पर क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बोला गया है। द वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली सब्सटीट्यूटेड इन द सेल्स ऑफ अ वर्कशीट। जो वैल्यूज हैं वो क्या करते हैं, वैल्यू वर्कशीट के सेल्स में अपने आप ही सब्सटीट्यूट हो जाएंगी जब मैं उनका एक सिनेरियो बना रखूंगा। फॉर विच द सिनेरियो इज क्रिएटेड व्हेन द सिनेरियो इज टेस्टेड। जब सिनेरियो को मैं टेस्ट करता हूं, समरी निकालता हूं, तो वो अपने आप ही पुरानी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके नई वैल्यूज को ले आता है और उससे हिसाब से मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाता है, टोटल एक्सपेंस हो जाता है और मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। वन और मोर सिनेरियोज कैन बी क्रिएटेड टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर। या बता रहे हैं वन और मोर सिनेरियोज, यानी कि एक सेल्समैन नहीं, 3 सेल्समैन, 4 सेल्समैन, 5 सेल्समैन, सबने अपने अपने राय दिया। हर एक के राय के हिसाब से हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया और बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल जो हमने था
वो हमने फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेलेक्ट किया। तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं सिनेरियो मैनेजर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गोल सीक। इसके अंदर एग्जांपल ये कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल माउंटेड जनरेटर्स को, और उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये डेटा। इस डेटा को यूज करके भी आप सिनेरियो गोल सीक अप्लाई कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस व्हीकल माउंटेड जनरेटर। तो ये डेटा आप अपने पास बनाएं और इसमें अपने इच्छानुसार प्रॉफिट डालकर आप देखें कि कौन सी चीज मेरे को चेंज करनी पड़ेगी और कितना वैल्यू से चेंज करनी पड़ेगी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाए या पर्टिकुलर ये अमाउंट मेरा आ जाए। तो ये भी आप यहाँ पे गोल सीक में ट्राई कर सकते हैं। गोल सीक के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ फाइनेंस मैनेजर का। ये चाहते हैं wants to identify that the maximum price for which a generator can be sold is $20,000। इन्होंने आइडेंटिफाई किया हम मैक्सिमम प्राइस क्या रखें कि हमारा जो जनरेटर जो अभी हम $20,000 में बेच रहे हैं वो और ज्यादा हम बेच सकें। तो मैक्सिमम प्राइस ये है हमारी। wants to know the quantity of generator that should be sold which will return the break even value। और कितनी क्वांटिटी में बेच दूं जिससे कि मैं ब्रेक इवन वैल्यू पे पहुंच जाऊं। ठीक है, ब्रेक इवन वैल्यू आपको पता है जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच करती हैं वो आपका बन जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, और वही होती है आपकी ब्रेक इवन वैल्यू। आगे आते हैं, ये आपका होता है गोल सीक का विंडो। इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। गोल सीक टूल इज यूज्ड टू फाइंड एन अननोन वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ नोन वैल्यूज। कुछ हमारे पास है, कुछ जो हमारे पास नहीं है उसको हमें फाइंड करना है। allows you to find the value that will give you the desired result that you are looking for। आप क्या चाहते हैं वो ये निकाल कर देगा। जैसे पर्टिकुलरली एक महीने में आपने प्रॉफिट निकाला, अब अगले महीने में आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है तो आपको निकालना पड़ेगा डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, और वो आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है जो आपके पास नहीं है, विद द हेल्प ऑफ दोज वैल्यूज जो आपके पास हैं। इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग द गोल सीक डायलॉग बॉक्स एज शोड इन द फिगर। ये है डायलॉग बॉक्स जो आप गोल सीक यूज करते के टाइम पर देखते हैं। तो यहां पर आपके तीन चीजें मिलती हैं। सेट सेल, यानी कि एक सेल है जिसको आप चेंज, यहां पे 1.5 लाख था, मैं यहां पे चाहता हूं 2.5 लाख हो जाए। तो किस सेल को चेंज करना पड़ेगा मुझे, सेल वैल्यू को या फिर अपने एक्सपेंसेस को, जो भी आप चूज करेंगे वही चीज चेंज करके आपको यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू लेकर आएगा जो आप चाहते हैं। ओके कर देंगे तो आपके वही चीज आउटपुट बनाकर आपको दिखाएगा। लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा गोल सीक की वीडियो का। यूजिंग गोल सीक में आपके तीन चीजें जो मैंने बताई हैं इनकी लैंग्वेज में देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सेट सेल स्पेसिफाइज अ सेल हुज वैल्यू विल बी चेंज्ड टू द डिजायर्ड वैल्यू आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द गोल सीक ऑपरेशन। गोल सीक के ऑपरेशन के बाद में जो सेट सेल आपने जो सेल सेट किया है चेंज करने के लिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। टू वैल्यू का मतलब है जो आपकी डिमांडेड वैल्यू है। स्पेसिफाइज द वैल्यू दैट यू वांट एज अ रिजल्ट ऑफ द गोल सीक टूल। जो भी आप वैल्यू चाहते हैं वो चेंजेस यहां पे हो जाएंगे। और बाय चेंजिंग सेल इट कैन बी अ सेल्स वैल्यू सेल, इट कैन बी अ एक्सपेंसेस सेल। एक्सपेंसेस किसी के कंट्रोल की बात नहीं है, बट सेल वैल्यू को बढ़ाना हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम इस वाले सेल में चूज करेंगे सेल वैल्यू। जिसमें सेल वैल्यू लिखी होगी वो वाला सेल हम इसमें चूज कर लेंगे, या रेवेन्यू वाला भी हम कह सकते हैं। स्पेसिफाई द सेल हुज वैल्यू नीड्स टू बी चेंज्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ऑब्वियसली हम एक्सपेंसेस को कम करने में मेहनत ना करके रेवेन्यू बढ़ाने में अगर हेल्प लें तो ज्यादा हमें फायदा है, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल से बाहर है। कब कौन सा एक्सपेंस आ जाए यू कांट इमेजिन। नेक्स्ट, डू यू नो। अब डू यू नो में अभी अभी मैंने जो पढ़ा है वो है स्पार्क लाइन, जिसके अंदर हमने फ्लक्चुएशंस देखे ग्राफिकल फॉर्मेट में। दूसरा ट्रेंड लाइन, जिसके अंदर हमने ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर ट्रेंड देखा कि किस प्रोडक्ट का ट्रेंड ज्यादा है, उसके अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट कम सेलिंग है उसको हम कम कर देंगे, और जिसका ट्रेंड है उसकी हम डिमांड उसकी हम सेल बढ़ा देंगे, सो दैट हमारा जो ब्रेक इवन वैल्यू है, ब्रेक इवन पॉइंट है वो मैट हो सके। सिनेरियो मैनेजर, जिसमें हमने बेस्ट और वर्स्ट केसेस को कंपेयर किया, सो दैट तीन जो मैनेजर्स थे इन तीनों मैनेजर्स से हमने वैल्यूज ली और बेस्ट वन हमने चूज किया अपने वर्किंग के लिए। लास्ट है गोल सीक। गोल सीक के अंदर हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में कुछ कंपैरिजन किया और अपना डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हमने रेवेन्यू को चेंज करना कोशिश किया। तो ये हमारे 4 ऑप्शन। नेक्स्ट इज लोडिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस से अब हमें एक्सेल के अंदर डेटा लेकर आना है। तो कंपनी यूजेस वेरियस सॉफ्टवेयर टू जनरेट।
अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज करती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सैप यूज किया जाता है, एडवांस एक्सेल यूज किया जाता है, टैली यूज किया जाता है, बिजी यूज किया जाता है, और अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है टैली प्राइम। टैली प्राइम की वीडियोस भी आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जाके हमारे टैली प्राइम के ऊपर जो वीडियोस हमने डाले हुए प्लेलिस्ट में वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर अब हमें कंपनी यूजेस वेरियस सॉफ्टवेयर जनरेट्स एनुअल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, पूरे साल के हमने प्रोजेक्ट के जो एक्सपेंसेस करे हैं वो हम निकाल सकते हैं, रेवेन्यूज निकाल सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने क्या किया है, यूजेस रिपोर्ट इन अ ग्राफिकल और क्रॉस टैबुलर फॉर्मेट। कुछ टैबुलर फॉर्मेट्स में, कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में हमने रिपोर्ट्स निकाल ली हैं, जिसमें कि कुछ चीजें जो वो यूज कर रहे हैं वो है एक्सेल, और इंपोर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब कंपनीज यूजेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। अब अगर मैं एचआर की बात करूं तो एचआर वाले अपनी रिपोर्ट कहां से जनरेट करते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जो इनका बायोमेट्रिक मशीन लगी रहती है जिसपे एम्प्लॉयज आके अपनी थंब पंचिंग, फिंगर इंप्रेशन देते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए। उसकी मशीन के अंदर से वो लोग क्या करते हैं, लॉग डिटेल निकालते हैं, जो कि टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, और वो एचआर वाले निकालते हैं। तो एचआर वाले क्या करते हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन विद मैनेजर, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने मैनेजर को शो करता है, और इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल टू द वर्कशीट। और वो जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको वो वर्कशीट में ले आते हैं। टू परफॉर्म द ऑपरेशन इजीली ऑन द फाइल्स एंड डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन द टैबुलर फॉर्मेट। सबसे पहले तो ये है इजीली हम फाइल को एक्सेस कर पाए और जो डेटा है वो प्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्मेट में लेते हैं। Recreating the data in the tool that support tabular format is a time consuming task। लेकिन tabular format से अगर मैं रीडेबल फॉर्मेट में लेकर आना चाहूं, एक्सेल में लेकर आना चाहूं, तो इसमें हमें लग जाता है टाइम। टू accomplish this task, अब इस काम को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट्स इंपोर्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो एक्सेल में हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उस फाइल को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, बशर्ते कि वो टेक्स्ट फाइल जो है कुछ सेपरेटर्स से डिलिमिटेड टैक्स बनी हुई हो। जैसे कि ये लास्ट पॉइंट में आप देख रहे हो, टेक्स्ट फाइल्स कैन बी ईदर डिलिमिटर सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल्स और फिक्स्ड विड्थ सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल्स। दो चीजें होती हैं, डिलिमिटेड और एक होता है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ जो है वो आपका कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन डिलिमिटेड में जहां पर मैं कई बार एपोस्ट्रोफीज यूज करता हूं, कॉमाज यूज करता हूं, हाइफन यूज करता हूं, इन चीजों को यूज करके मैं अपने टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट कर सकता हूं एक्सेल के डेटा के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप सामने इमेज देख पा रहे हैं, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये है आपका नोटपैड जो कि टेक्स्ट डेटा है, और उसी डेटा को कन्वर्ट कर दिया गया है एक्सेल डेटा के अंदर और कायदे से लगा हुआ है। अब आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास का यूज भी हुआ है, कॉमास का यूज भी हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपना टेक्स्ट में डेटा बनाना पड़ेगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। देयर आर टू वेज टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ओपन द टेक्स्ट फाइल इन द वर्कशीट, वर्कशीट में खोल सकते हो, या फिर आप एक्सेल के अंदर जाकर वहां पर इंपोर्ट डेटा नाम से एक ऑप्शन होता है, वहां पे टेक्स्ट वाला जो फाइल होता है उसको आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ट्रांसफरिंग डेटा फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। अब बात आ जाती है, एक्सेल में अगर मैंने ऑलरेडी कोई डेटा बना रखा है और मैं चाहता हूं उस डेटा को पावर पॉइंट में ले जाऊं प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर पीडीएफ में ले जाऊं मेल करने के लिए, तो क्या करेंगे। तो एक्सेल ने वो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक्सेल की जो भी शीट होगी आप उस डेटा को पावर पॉइंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके स्टेक होल्डर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए या फिर ईमेल पे भेजने के लिए आप वहां से जनरेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड द फीचर ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इन ग्राफ्स फ्रॉम अ वर्कशीट टू शेयरपॉइंट, वेब, ईमेल एंड पीडीएफ फाइल्स। इन सभी चीजों में आप अपने एक्सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल के जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अलाउज यू टू कॉपी अ रेंज ऑफ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट टू वेरियस एप्लीकेशंस। अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर भी आप अपने वर्कशीट को लेके जा सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई डेटा एक्सेल के अंदर बना रखा है, आप उसे एक्सेस के अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज का डेटा एक्सेस के अंदर भी बनाया जाता है, और आपने बना रखा है एक्सेल में, तो आप एक्सेस में बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इंपोर्ट कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन ट्रांसफर द डेटा टू अदर एप्लीकेशन बाय यूजिंग द सेव एज डायलॉग बॉक्स। आपको अगर कोई भी फाइल किसी और एप्लीकेशन में सेव करनी है तो आप यहां पे यूज करेंगे सेव एज, और सेव एज के टाइम पर आपको यहां पर एक्सेल का फॉर्मेट दिखाएगा जिसको आप नीचे जाकर चेंज कर सकते हैं।
जहां पे कि आपको पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में अपने एक्सेल के डेटा को सेव करना चाहते हैं। अब वो वेब पेज भी हो सकता है, वो आपका HTML भी हो सकता है, वो आपका JPG भी हो सकता है, वो आपका PDF भी हो सकता है, BMP बिटमैप इमेज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने एक्सेल के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वेब पेज जो है, आप उसमें भी अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, टेक्स्ट में कर सकते हो, PDF में भी आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। सेविंग डेटा इन अदर फाइल फॉर्मेट। अब ये जो आप सामने देख रहे हो ये है आपका वेब पेज वाला डेटा। अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा और वो लिंक आप किसी से शेयर कर सकते हैं सो दैट वो भी उसी डेटा को एक्सेस कर पाए जो आपने बनाया है। नेक्स्ट इज सेविंग डेटा इन अदर फाइल फॉर्मेट में। दूसरा है टेक्स्ट में। आपने जो एक्सेल में डेटा बनाया है, अभी हमने जो देखा था वो था डिलिमिटेड टेक्स्ट, और उसको आपने टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में लेकर गए थे। अभी आप एक्सेल से अगर टेक्स्ट में बनाना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको दो चीजों का यूज करना पड़ेगा। या तो आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड, टैब दबा दबा के आप गैप दे सकते हैं, जो कि होता है टेक्स्ट फाइल। और अगर आपको कॉमाज यूज करने हैं तो वो आपका फॉर्मेट होगा CSV फॉर्मेट। नेक्स्ट इज ये है आपका PDF फॉर्मेट। आप PDF में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, व्यू कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और ये है आपका प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट के अंदर जब आप अपना एक्सेल का डेटा लेकर आते हैं, चाहे वो टेबुलर फॉर्मेट हो चाहे वो ग्राफिकल फॉर्मेट हो, आप उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। द डेटा इन द वर्कशीट इज कॉपीड बाय यूजिंग द कॉपी ड्रॉप डाउन बटन इन द क्लिपबोर्ड यूज ग्रुप अंडर द होम टैब। या तो आप कॉपी वाला यूज कर सकते हो। देयर आफ्टर इट इज पेस्टेड बाय सेलेक्टिंग, आप उसको पावर पॉइंट में आगे पेस्ट कर देंगे। द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम अ वर्कशीट टू पावर पॉइंट स्लाइड्स। और पावर पॉइंट की जिस भी स्लाइड में आप अपने डेटा को लेकर आना चाहते हैं वहां पर आप उसको लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपके पावर पॉइंट में जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो तो यहां पे कुछ आपकी चीजें मिलती हैं, जैसे कि यूज डेस्टिनेशन स्टाइल्स, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, एम्बेड पिक्चर, कीप टेक्स्ट ओनली। तो यहां पर आपका क्या है, डेस्टिनेशन स्टाइल का मतलब है कि जहां से आप लेकर आ रहे हो वहां की फॉर्मेटिंग नहीं यूज होगी। ठीक है, आपका जो फॉर्मेटिंग यूज होगा वो होगा पावर पॉइंट का स्टाइल, पावर पॉइंट की एडॉप्ट की हुई चीजें ही यूज हो पाएंगी। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि अगर मैं एक्सेल से लेकर आ रहा हूं, एक्सेल में मैंने कोई पर्टिकुलर फोंट यूज कर रखा है, फोंट साइज यूज कर रखा है, वही फोंट वही साइज आपका पावर पॉइंट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज एम्बेड, अलाउज द कंटेंट ऑफ अ वर्कशीट टू एम्बेड एज एन इमेज ऑफ द टेबल। टेबल अगर आप लेकर आ रहे हो तो टेबल के रूप में ही वो आएगा, तो इसको कहते हैं हम एम्बेड। पिक्चर, अगर आपको टेबल भी लेकर आ रहे हो, चाहे कोई इमेज चाहे कुछ भी लेकर आ रहे हो, वो आपका एज ए नॉन एडिटेबल इमेज लेकर आएगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें कोई भी क्लिकिंग नहीं कर सकते कि आप डेटा चेंज कर पाए। और लास्ट इज कीप टेक्स्ट ओनली, इसमें ना तो आपका कोई टेबल आएगा ना ही इमेज आएगा, और जो फॉर्मेटिंग होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, केवल आपका कंटेंट रह जाएगा। सिंपल फॉर्मेट जो आपका पावर पॉइंट में फोंट सेट होगा वही आएगा, जो डिफॉल्ट फोंट साइज होगा केवल वही आएगा। तो ये आप जब भी कॉपी पेस्ट करें तो इस चीज का ध्यान रख लें कि आपको किस उसमें लेना है। सबसे बेटर जो आपका है वो है डेस्टिनेशन स्टाइल या फिर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इन्हीं दोनों में से आप कोई ऑप्शन लें, अदरवाइज बाकी सारे में आपको चेंजेस नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वो केवल इमेज के रूप में आपको दिखाई देगा या फिर केवल टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा। ये पर्टिकुलर मैं लेकर आया हूं प्रेजेंटेशन के अंदर एक्सेल में से, यहां पर ये आपको एज अ इमेज दिख रहा होगा। बाकी जब आप लेकर आएंगे तो क्लिकिंग करके देखिएगा वो आप एज ए इमेज लेकर आए हैं या फिर आप उसको एज अ टेबल लेकर आए हैं, तो वो क्लिक करने पर ही पता चलेगा कि किस तरह से आप उसको लेकर आए हैं। एम्बेडेड इमेज है या फिर आपका वो सोर्स फॉर्मेटिंग है या फिर आपका वो डेस्टिनेशन स्टाइल है। नेक्स्ट इज पॉपुलेटिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट। आपको कोई भी डेटा इंटरनेट से एक्सेल के अंदर लेकर आना है, आप वो भी लेकर आ सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस या एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनेट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान आउट देयर एक्शंस। This information may be taken by the companies as additional information which helps them to perform various operations more effectively. अगर उनको किसी भी एक कंपनी है जो अपने सब्सटीट्यूट यानी कि दूसरी कंपनी जो उनके जैसा ही काम करती है, उनका एक डेटा उन्होंने उठा लिया मीटिंग में डिस्कस करने के लिए कि पर्टिकुलरली आज मैं मीटिंग में अपने कंपनी का कंपेरिजन दूसरी कंपनी से करूंगा कि पर्टिकुलर उस कंपनी के एम्प्लॉय कितनी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं कि उनके सेल इतनी ज्यादा हो गई है, बट हमारी कंपनी की कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सेल के अंदर उठा लिया उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी का डेटा। तो इस
काम में आप अपने इंटरनेट से डेटा उठाने का यूज कर सकते हो। फॉलोइंग फिगर शोज द वर्कशीट कंटेनिंग द डेटा विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। और ये जो आपको दिखा रखा है ये इंटरनेट से इंपोर्ट किया हुआ डेटा इसमें शोर कर रखा है। नेक्स्ट इज एक्सेस डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस में भी अगर आपने कोई डेटा अपना सेव कर रखा है तो वो भी आप एक्सेल के अंदर लेकर आ सकते हैं। जैसे एक्सेस का तो मैंने आपको बताया था, बट एसक्यूएल जो है वो है आपका लैंग्वेज वाला ऑप्शन, इसलिए आप इसका डेटा अगर आपको एसक्यूएल आता है या फिर एसक्यूएल में सर्वर में आपका कोई डेटा सेव्ड है, आप उसको एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो एज यूज्ड बाय बैंक्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं, हमने कोई जरूरी काम कर लिए हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर, बट हमें थोड़ा डर बना रहता है कि कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए या फिर मेरे एब्सेंस में कोई मेरा कंप्यूटर ओपन करके मेरी एक्सेल शीट ओपन करके मेरे डेटा को खराब ना कर दे। तो मैंने क्या किया, कॉर्पोरेट क्रिएट ए टैक्स कैलकुलेटर इन एक्सेल। ऑथराइज्ड यूजर कैन व्यू बट अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन नॉट व्यू। तो ये ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड में मैं बाइफर्केशन कैसे कर सकता हूं, उसके लिए मेरे को ऑप्शन दिया हुआ प्रोवाइडिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन टू अ फाइल। देयर आर मेनली टू वेज टू प्रिवेंट चेंजेस टू एन एक्सेल फाइल। वैसे तो देखिए 3 तरीके हैं जिसमें आप अपने एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आपने जो डेटा बना रखा है उस डेटा रेंज को आप प्रोटेक्ट कर लीजिए, सो दैट कोई देख तो पाएगा बट उस डेटा रेंज में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर लीजिए, यानी कि प्रोटेक्ट करोगे जब आप तो आपकी वर्कशीट तो ओपन होगी बट वो पासवर्ड मांगेगी, यानी कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 में से शीट 1 आपने प्रोटेक्ट कर ली। और वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का मतलब है जब भी आप उसको ओपन करोगे तो आपकी कोई भी शीट विजिबल नहीं होगी, बट आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी वो वर्कबुक प्रोटेक्टेड मानी जाएगी, जिसको हम कहते हैं एन्क्रिप्टेड विद पासवर्ड। द प्रोटेक्ट वर्कबुक फीचर हेल्प्स टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम ओपनिंग द वर्कबुक। अगर आपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर रखा है फीचर से, तो वो अनऑथराइज्ड यूजर्स को वर्कबुक को ओपन करने में रोक देगा। एंड दिस फीचर लॉक्स द वर्कबुक विद अ पासवर्ड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यहां पर वो एक्सेल की फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉक लगा देगा, सो दैट ऑथराइज्ड यूजर्स कैन ओनली ओपन दैट, अनऑथराइज्ड यूजर्स विल बी कीप इन सेपरेटेड। अब एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है, जहां पर आपको पासवर्ड 2 बार मांगेगा, पहले पासवर्ड देन कंफर्म द पासवर्ड। ठीक है, और यहां पर ये है आपका, अगर आपको वर्कबुक को अनलॉक करना है तो आपसे पहले पूछेगा पर्टिकुलर फाइल को इज प्रोटेक्टेड, क्या पासवर्ड है उसका। अगर आपको पासवर्ड पता होगा तभी आप उस फाइल को ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, ये है आपकी वर्कशीट का पासवर्ड। अगर आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अनऑथराइज्ड चेंजेस से या डिलीशन से, तो आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। दिस फीचर लॉक्स योर वर्कबुक विद द पासवर्ड एंड मेक्स इट रीड ओनली। केवल रीड ओनली रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे शीट में कहीं पे भी। ठीक है, और यहां पर अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है उस वर्कबुक को या वर्कशीट को, तो आपके पास वो पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड डालेंगे तभी वो शीट ओपन होगी। अब है एक एग्जांपल जिसके अंदर लोन ऑफिसर मॉडिफाइज विद द पासवर्ड, पासवर्ड ओपन किया और यूजर्स को उन्होंने कुछ वो दिए, ऑप्शंस दिए कि आप उसको मॉडिफाई कर पाए, एंड नो वन कैन मॉडिफाई। अब मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है अगर कोई, तो आपको क्या पता है, हर कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। जिसको पासवर्ड पता होगा केवल वही उसको मॉडिफाई कर पाएगा, जो कि यूजर है, एंड यूजर। नेक्स्ट इज, यहां पर हम आ जाते हैं, जो मेरा सबसे पहला ऑप्शन था, मैंने जो बताया था आपको रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, यूजिंग द अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस डायलॉग बॉक्स। आपको पर्टिकुलरली जितने में आपने डेटा बना रखा है उस डेटा को आप लोग प्रोटेक्ट करना है। तो यूजिंग द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, यू नीड टू यूज द अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस डायलॉग बॉक्स टू अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज स्पेसिफिक रेंज ऑफ द डेटा इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आपने पर्टिकुलर एक रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, अब वहीं पर आप चलेगा अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस वाले ऑप्शन पे, वहां पे आपने कर दिया न्यू, तो आप उस रेंज को एक नाम दे देते हैं। वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्ट शीट वाला भी, यानी कि आप एट द सेम विंडो आपने रेंज को भी पासवर्ड लगा दिया और आपने प्रोटेक्ट शीट भी कर दिया, तो आपके 2 काम एक ही बार में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, किस तरीके से आपने यहाँ पर नाम दिया, टाइटल डालेंगे रेंज 1 या फिर अपने मनपसंद का कोई भी नाम आप इसमें डाल सकते हैं। किन किन सेल्स को, कहां से लेके कहां तक के सेल्स को आप लॉक कर रहे हैं वो रेफर यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पर आप डाल देते हैं पासवर्ड। परमिशन देना चाहे परमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पासवर्ड लगाने का मतलब ये, यू आर प्रोटेक्टिंग द थिंग्स।
मॉडिफाइंग द पासवर्ड यू नीड टू चेंज द रेंज पासवर्ड। सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप उसमें कोई पासवर्ड मॉडिफाई कर पाओगे या कोई चेंजेस कर पाओगे। और नेक्स्ट इज, अगर आपको टू अलाउ यूजर टू मॉडिफाई स्पेसिफिक सेल, अगर आप किसी स्पेसिफिक यूजर को मॉडिफाई करने के लिए अलाउ कर रहे हो, यू नीड टू यूज द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप यहां पर भी इसको लॉक या हिडन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और वहां पे आके उसके आर्चीव्स चेंज कर दें। आर्चीव कर सकते हो आप, रीड ओनली कर सकते हो, या फिर आप उसको हिडन भी कर सकते हो। जब फाइल दिखेगी ही नहीं तो पासवर्ड की तो जरूरत ही नहीं है, तो बेस्ट है कि आप उसको हाइड कर दें। नेक्स्ट इज, अब है डू यू नो। अब इसमें क्या क्या चीजें हम सीख चुके हैं। डेटा टैब इज यूज टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आप अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा लेकर आना चाहते हो वो है आपका डेटा टैब, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस किस फॉर्मेट के अंदर आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फाइल्स दे रखी हैं, अगर आप वेब में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके पास MSTML है, HTML है एंड STM, ये 3 फॉर्मेट है जिसमें कि आपका डेटा एज अ वेब फाइल सेव हो जाता है। पिक्चर अलाउज द कंटेंट ऑफ अ वर्कशीट टू एम्बेड एज अ नॉन एडिटेबल इमेज ऑफ द टेबल। आपने कुछ भी चीज कॉपी करी और पावर पॉइंट में लेकर आ रहे हो एज अ पिक्चर, तो वो नॉन एडिटेबल इमेज की तरीके से आएगी। और लास्ट में आपका किस तरीके से आप अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कशीट, रेस्ट्रिक्ट वर्कबुक एंड रेस्ट्रिक्ट वर्कशीट। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहां पर खत्म होता है हमारा सेशन नंबर 4। नीचे जो आपको लिंक्स दिए हुए हैं, यहां पर आप जाके हमारे लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। यहां पर आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल रहा है, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पे IBFL भारत नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट करें या ना करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हैंड टू हैंड मिल जाएगी। और हमारे ये आपको फोन नंबर्स दिए हुए हैं जिसपे आप हमें अपनी कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं मेल आईडी पर। किसी भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी अगर करनी है या बिजनेस इंक्वायरी करनी है आपको, तो IBFL भारत पे जाके आप हमारी जीमेल आईडी जो है उस पर आप मेल कर सकते हैं। तो ये सेशन जो 4th सेशन है बिजनेस एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स का, वो हमारा खत्म होता है यहीं पर। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नया वीडियो और फर्दर सेशन लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।